आज का टॉपिक अपने क्या है? रिजर्वेशन। अब देखो रिजर्वेशन जो है न्यूज में चल रहा, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज में कैसे चल रहा, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक वर्डिक्ट को रिजर्व रखा। वो शायद मेरे को लगता है इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ तक के उसका जजमेंट आ जाएगा। किस चीज पे? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैलिडिटी पे, कि वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2019 में, तो उसमें क्या किया था? 10% कोटा एक्स्ट्रा दिया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। उसके बारे में अपन डिटेल देखेंगे बाद में, बट उसको चैलेंज किया हुआ है। ठीक है, एक वो। दूसरा न्यूज में क्या आ गया? कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटका में जो अभी गवर्नमेंट है उसको अर्ज करी कि आप SC ST का रिजर्वेशन बढ़ाओ। बराबर है? अर्ज करा। ठीक है, दूसरा न्यूज भी लिखिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये बोला कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या बोला? जो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट जस्टिस नागा मोहन दास जो कमीशन रिपोर्ट है उसको इंप्लीमेंट करो। वो कमीशन रिपोर्ट ने क्या बोला है कि SC का 15% पे अभी रिजर्वेशन है वहां पर, तो उसका 17% पे करो। और ST का 3%, ST का अभी 3% है, उसको 7.5% पे लेके जाओ रिजर्वेशन। ये किसने बोला? नागा मोहन दास कमीशन रिपोर्ट में। इसको इंप्लीमेंट करो। क्यों? और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो अगर अभी आप करंटली देखोगे तो आप देखो 15% SC के और 3% ST के, कितना है टोटल? 18%। और उधर उनकी पॉपुलेशन हो गई 24% 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो उनका ये बोलना है कि जितना पॉपुलेशन है उतना रिजर्वेशन नहीं है, जितना पॉपुलेशन है वो हिसाब से उसका प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन रहना चाहिए। तो इसीलिए उनका मतलब है कि 24% पॉपुलेशन होगी तो 24% रिजर्वेशन भी रहना चाहिए। तीसरी न्यूज ये है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कम्युनिटी को बोला हम आपको भी रिजर्वेशन देंगे, जैसा हमने गुज्जर्स को और बकरवाल्स को जम्मू कश्मीर में दिया। गुज्जर्स को और बकरवाल्स को जो हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है उसको बिना हर्ट करते हुए हम पहाड़ी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन देंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन गया प्रीलिम्स के लिए? गुज्जर्स, बकरवाल्स और पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में, ये कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसके लिए ट्राइब्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता। चौथी न्यूज ये है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब ST का रिजर्वेशन 6% से 10% पे कर दिया, 6% से 10% पे कर दिया। अब ये जो मैंने 4 न्यूज बताए, चारों न्यूज की वजह से रिजर्वेशन कंसिस्टेंटली न्यूज में है अभी करंटली। और देखो ये ताज्जुब की बात नहीं है, जब भी इलेक्शन आते तो रिजर्वेशन न्यूज में आ ही जाता, क्योंकि अभी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस है, नॉर्दर्न इंडिया में कई स्टेट में इलेक्शंस है, लोकसभा के भी आने वाले 1-2 साल में रिजर्वेशन है, इसलिए तैयारी सभी पॉलिटिकल पार्टी की चालू हो गई है। तो इसलिए कोई ताज्जुब। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता? आरक्षण। क्या होता? आरक्षण। अभी आरक्षण का मतलब क्या होता? आरक्षण का मतलब होता फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू सीट्स। मतलब सीट्स तक के एक्सेसिबिलिटी देना, मतलब सीट्स इनके लिए वहां पर रिजर्व रखना। जैसे चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे लेजिस्लेचर या और कुछ भी हो। तो जब अगर सीट्स अगर रिजर्व रखते तुम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो उसको बोलते हैं आरक्षण। देखो आरक्षण हमारे को जो दिखता है आज के टाइम में, हमारे को आरक्षण दिखता है, आरक्षण आ गया, आरक्षण है, पर आरक्षण आया कहां से? ये भी सोचने वाली बात है। इसका जाता हिस्टोरिकली अगर हम ट्रेस करें तो कास्टिज्म पे जाता। चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से देखें, मेडिवल देखें या मॉडर्न देखें, कास्टिज्म इंडिया में हमेशा से परसिस्ट रही है। एंशिएंट हिस्ट्री में देखें हम, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, 4 इसमें डिवाइड कर दिए थे वर्ण सिस्टम में। तो उसमें जो दलित के जो शूद्र क्लास है जिसको हम दलित क्लास बोलते हैं, तो उनके साथ में जो इनजस्टिस है वहां से भी उत्पन्न हुआ आरक्षण। मेडिवल हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो एक कास्ट को टेंपल में जाने के लिए एंट्री नहीं थी, दूसरे कास्ट को टेंपल में जाने की एंट्री नहीं थी।
ये भी यहां से हुआ आरक्षण उत्पन्न। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही है। मॉडर्न में भी देखेंगे तो जो एंशियंट मेडिवल में चल रहा था वही कास्टिज्म आखिर तक के चला। इंडिया में स्पेशली कास्टिज्म ज्यादा है, कई तरह की कास्ट है। आज भी अगर आप कास्टिज्म का इशू देखो तो कई, जैसा मैंने राजस्थान के बताया था एक किस्सा आपको, तो उसमें एक लड़का, लोअर कास्ट का लड़का घोड़े पे बैठा था, तो उसको अपर कास्ट वाले ने गोली मार दिया कि तू घोड़े पे कैसा बैठा। दूसरा किस्सा एक बीच में हमने रिसेंटली देखा, एक स्कूल का अपने किस्सा देखे थे कि एक स्टूडेंट ने टैप से पानी पिया था, तो अपर क्लास के टीचर ने उसको मार मार के इतना मारा कि वो मर गया बच्चा। क्यों? क्योंकि भाई लोअर कास्ट के लड़के ने टैप से पानी पिया। तो इस टाइप से किस्से हैं। तो कास्टिज्म आज भी परसिस्ट है। तो इसी से क्या आता? आरक्षण। इसको क्या बोलेगा? एज ओल्ड कास्ट सिस्टम। इक्वालिटी, समान, सबको समान लाने के लिए। अगर सबको समान लाएंगे वहीं से ही असली रेस चालू होंगी। क्योंकि अगर समान ही नहीं रहेंगे, पिछड़ा वर्ग कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे, तो कंपटीशन हो पाएंगी क्या? कंपटीशन ही नहीं हो पाएंगी। इसीलिए रिजर्वेशन लाए, उसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या होता? निगेटिव मत लो उसको, पॉजिटिव लो, एक अच्छे काम के लिए किया हुआ डिस्क्रिमिनेशन। देखो डिस्क्रिमिनेशन गलत रहता, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता भेदभाव, लेकिन आप जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते, भेदभाव समाज के अच्छे के लिए करते, तो वो क्या बन जाता? अच्छी चीज बन जाती है। जब कोई डिस्क्रिमिनेशन आप समाज के भले के लिए करते, सभी वर्ग के भलाई के लिए करते, तो वो पॉजिटिव बन जाता। उसको क्या बोलते हैं? वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलेंगे? कि जब सब समान है तो भी आप किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, नहीं भाई तू इधर मत जा, तू उधर मत जा, बायसनेस, उसको बोलते हैं निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। बस ये रिजर्वेशन क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसको अफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं, पॉजिटिव एक्शन। तो ये रिजर्वेशन के आइडिया कि भाई अपने को कोई क्लास के लिए, कोई वर्ग के लिए रिजर्वेशन रखना ही आया कहां से? 1882 ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले आइडिया दी थी कि अपने को रिजर्वेशन कुछ क्लास के लिए, कुछ कास्ट के लिए रखना है। उसके बाद में अब ये जो इन्होंने रख दिया, ब्रिटिश को तो यही चाहिए था, डिवाइड एंड रूल करना था, तो उन्होंने इसको और बढ़ावा दे दिया। इन्होंने बढ़ावा कैसे दिया? क्योंकि उनको मालूम है अपर कास्ट वाले कभी भी अपोज करेंगे लोअर कास्ट का रिजर्वेशन, और लोअर कास्ट वाले ब्रिटिश को मालूम है हमारे फेवर में आ जाएंगे, और उनको मालूम है फ्रीडम मूवमेंट में लोअर कास्ट अपर कास्ट साथ में लड़ रहे हैं, तो उनका मालूम है फ्रीडम मूवमेंट को अपने को तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे? रिजर्वेशन, बिना कुछ लड़े। इसको बोलते हैं पैसिव पेपर। 1907 का रिजर्वेशन सबको मालूम है, सेपरेट इलेक्टोरेट, वो मुस्लिम्स को रिलीजन बेस दिया। उसके बाद में उन्होंने उसके बाद में 1919 में उन्होंने लाया मॉन्टेग्यू चेम्बर्स रिफॉर्म्स में। उसके बाद में जब उन्होंने एक्चुअल में दलित का जो रिजर्वेशन है, जो किस्सा आया, वो है कम्युनल अवार्ड में 1932। क्योंकि क्या रीजन था? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब प्लेटफॉर्म पे आ गए थे पॉलिटिकल, तो ये रिफ्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, सेक्शन काफी डिवाइड हो चुका था। तो उन्होंने उसका फायदा उठा के उन्होंने क्या बोला? कम्युनल अवार्ड हम देंगे। कम्युनल अवार्ड में क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित क्लास। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित क्लास यानी कुछ वर्ग स्पेशल सिर्फ उसी का इलेक्शन करने के लिए, मतलब जो कास्ट के जो लोग हैं वही कास्ट के आदमी को चुन सकते, दूसरा कास्ट का आदमी उसको वोट नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद में उसका अपोज किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी, सबको मालूम है। महात्मा गांधी का बोलना था कि भाई अगर कास्टिज्म पे होगा तो कभी ये कास्ट मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए फिर उनका सहमति से बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सहमति से फाइनली क्या हुआ? पूना पैक्ट। फाइनली हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में ये ठहरा हुआ गया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, बट रिजर्वेशन दलित क्लास को देंगे। सेपरेट दलित में रिजर्वेशन देंगे यानी कि भाई उनके सीट बढ़ा देंगे लेजिस्लेचर में, उनको फिक्स रिजर्वेशन देंगे, इतने सीट्स उन्हीं के रहेंगे। बट ये महात्मा गांधी का बोलना था, ये बात गलत है कि एक कास्ट के दूसरे कास्ट को वोट नहीं दे सकते, ये बात गलत है। इससे यूनिटी डिस्टर्ब होगी, इससे डिवीजन और बढ़ेगा। कम्युनल अवार्ड लाए थे राम से मैकडोनल्ड ने, ठीक है। अब ये हो गया बिफोर इंडिपेंडेंस का हमने बताया। अब देखेंगे हम आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ। अब देखो रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, सिर्फ एससी और एसटी के लिए ओरिजिनली था, बाकी किसी के लिए था क्या? नहीं। बट अगर आज आप देखोगे तो रिजर्वेशन किस किस के लिए? ओबीसी,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एनटी, और क्या क्या है, SC ST के अलावा ओबीसी को भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी, और भी ये दायरा बढ़ते जाना धीरे धीरे। ये पॉलिटिकली एडवांटेज लेने के लिए हो रहा है, बराबर है। अब ये शुरुआत हुई कहां से, जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ते जाना। अगर हम देखें, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो चालू हो गई थी 1978 में, मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किए थे, ठीक है। कब किए थे? 1978 में। मंडल कमीशन का बैठाने का रीजन क्या था? मंडल कमीशन इसलिए बैठा था, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग जिसको बोलते हैं, सामाजिक पिछड़ा हुआ वर्ग, ठीक है, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा हुआ वर्ग जो है, उसके ऊपर रिपोर्ट हुआ कि उनको रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं चाहिए, SC ST के अलावा जो है, ठीक है। तो उसकी फाइनली रिपोर्ट आई मंडल कमीशन की 1991 में। तो उसमें रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये आया कि 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट जॉब्स में देना चाहिए। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में। अब ये जो था, इसको चैलेंज किया इंदिरा साहनी केस में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो रिजर्वेशन है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को, उसको वैलिड करार किया, मतलब उसको वैलिड है ऐसा स्टेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन साथ ही में मीनवाइल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उसको भी, हायर कास्ट में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, जैसा अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो दिया ना, वैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में 10% लोगों को रिजर्वेशन दिया था। इकोनॉमिकली वीकर क्लास में 10% लोगों को उस टाइम पे रिजर्वेशन दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आप रिजर्वेशन देख रहे, भले अभी आया, पर उसका आइडिया कब चल रही थी? उसी टाइम पे चल रही थी। समझ में आ गया? बट वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से आया था, इसलिए उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। आया समझ में? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला इंदिरा साहनी केस में कि टोटल रिजर्वेशन जितना भी रहेगा 50% से ऊपर जाना नहीं चाहिए। जैसे कि SC ST OBC, ये जितना भी टोटल रिजर्वेशन आ रहा, तो 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 50%। अगर उसने 50% क्रॉस किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड रहेगा। उसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन और बोला, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट में लेगा, प्रमोशन में नहीं रहेगा। ये सिर्फ इनिशियल, जैसा आपको कोई अपॉइंट कर रहा गवर्नमेंट जॉब में, तो उसके लिए वैलिड है, बट ये प्रमोशन जो आपको होता उसमें वैलिड नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रमोशन है SC हूं, ST हूं, OBC हूं, तो मेरा प्रमोशन जल्दी होना चाहिए, ये राखी प्रमोशन के सिर्फ मेरे लिए। प्रमोशन मेरिट पे ही होना चाहिए, सिर्फ अपॉइंटमेंट आप एक बार कर दो। गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देने का अधिकार आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता। देखो, अब तुम ये सोचो कि क्या ऐसा हुआ कि अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% अलाउड हो गया, पहले अलाउड नहीं था, पहले स्ट्रक डाउन हुआ, अभी स्ट्रक डाउन क्यों हुआ इमीडिएटली? क्योंकि अभी अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन। पहले अमेंडमेंट हुई थी क्या? नहीं, पहले सिर्फ नोटिफिकेशन से बोल दिया था गवर्नमेंट ने कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग है इकोनॉमिक क्लास से, हायर कास्ट में, उनको दो। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई 2019 में, 103वीं जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की 2019 में, उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया डाल दिया कि इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के भरोसे पे भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। जैसे कि सोशल और एजुकेशनली बैकवर्डनेस एक ऑलरेडी क्राइटेरिया था, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके बेसिस पे तो रिजर्वेशन दे सकते थे। अभी जो अमेंडमेंट हुई 103rd अमेंडमेंट, उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भरोसे भी आप रिजर्वेशन दे सकते हो। अभी नहीं, और भी उसी को चैलेंज किसी ने किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी की वैलिडिटी अभी ठहर रही, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो अभी 10% जो 103rd में दे दिया, जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो अभी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन अलाउड है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A को अमेंड आर्टिकल 16 को अमेंड करके सब क्लॉज 4A उसमें ऐड कर दिया। उसके हिसाब से अब तुम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कर सकते, ठीक है, SC ST के लिए। तो अभी पोजीशन चेंज क्या हुई आपको आगे समझ में? एक तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया डाल दिया और उल्टा प्रमोशन भी अब SC ST को अलाउड कर दिया। अब कुछ मैं आयरनी बताऊंगा आपको, कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन निकाला। ओरिजिनली रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। ओरिजिनली रिजर्वेशन वाज ओनली फॉर 10 years, 1951 से 1960 तक के। सिर्फ पॉलिटिकली बेनिफिट्स, पॉलिटिकली एडवांटेज के लिए इसको हर 10 साल एक्सटेंड करते गए।
जबकि बाबा साहब आम्बेडकर का ओपिनियन था पर्सनली कि ये सिर्फ 1960 तक के रहना चाहिए, कि 10 साल इनको देना चाहिए रिजर्वेशन में, ताकि एक एक पोजीशन पे सब आके बढ़ जाए, एक बार रिजर्वेशन क्लास रहेगा, ताकि वो अपने अपने फेवर पे, अपने क्लास के फेवर पे डिसीजन ले और बाकी सब भी ऊपर आ जाए। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है, लेजिस्लेचर में SC ST के लोग जाके बढ़ गए या OBC के लोग जाके बढ़ गए, एग्जांपल बता रहा हूँ, OBC का तो था नहीं, पर मैं एक बात बता रहा कि कोई भी रिजर्वेशन क्लास के अगर कोई जाके बढ़ गए तो 100% वो अपने क्लास के फेवर में डिसीजन लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्लास अपलिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसको हर 10 साल से एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों? पॉलिटिकली एडवांटेज, ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सके, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर सके। रिजर्वेशन ओरिजिनली सिर्फ लेजिस्लेचर के लिए था। इवन आप पुनः पैक्ट देखोगे तो काय में रिजर्वेशन उन्होंने तय किए थे, सिर्फ लेजिस्लेचर में इतना इतना रिजर्व क्लास रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी सिर्फ लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन था, लेकिन उसको आज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी कर दिया हुआ है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कर दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐड कर दिया और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अलाउड कर दिया। लेकिन जबकि ओरिजिनल रिजर्वेशन किसके लिए रखा था कॉन्स्टिट्यूशन ने? सिर्फ लेजिस्लेचर के लिए, मतलब पार्लियामेंट या असेंबली, उसमें आपको सीट्स देके जा सकते, क्योंकि मेन वही रहता ना, डिसीजन कहां से ले जाते हैं? लेजिस्लेचर से। अगर वहां से प्रॉपर डिसीजन लगा तो होगा, तो इसमें रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ओपिनियन था। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पहले सिर्फ रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, पिछड़े में वर्ग के लिए, सामाजिक व शैक्षणिक। लेकिन आज इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी डाल दिया उसमें 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। मतलब आज जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी वर्ग है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे भी उनको भी रिजर्वेशन मिल सकता है, जो हायर कास्ट में। समझ में आया? और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को, बट अमेंडमेंट किया, इसलिए एकदम स्ट्रक डाउन नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा उसका। पहले सिर्फ SC और ST के लिए रिजर्वेशन था, सिर्फ SC और ST को जरूरत लग रही थी, क्योंकि SC और ST सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई थी, उन्हीं को दिक्कत हुई थी, उन्हीं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। लेकिन आज OBC को भी रिजर्वेशन दे दिए, EWS को भी रिजर्वेशन दे दिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ाते जा रहे रिजर्वेशन। बदकिस्मती से आज 60% सीट जो है सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पे, मतलब अगर 100 सीट है उसमें 60 सीट सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पे है। 60% में SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और साथ ही 3% डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60% सीट सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पर, सिर्फ 40% सीट सिर्फ मेरिट पे डिसाइड। मतलब 60% सीट मेरिट हो या ना हो, तुम्हारे को आरक्षण मिल गया, तुम्हारे को मिलना है वो उसमें से, और सिर्फ 40% सीट सिर्फ मेरिट पे डिसाइड होती है। मतलब 100 सीट है, अगर तुम्हें 40 सीट सिर्फ मेरिट पे, ताकि 60% सीट सिर्फ रिजर्वेशन। और उसमें से भी जो 40% सीट जो है, उसमें से भी जो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं रखी है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC SC ST में से जो बाहर आते हैं उनके लिए नहीं है, उसमें से भी ये चारों, इसमें से या फिर और भी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से, उसमें से भी कंटेस्ट कर सकता, उसमें भी कॉम्पीट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वापस बता रहा हूं, 100% में से 60% सीट सिर्फ रिजर्वेशन के लिए, उसमें जनरल कैटेगरी का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी नहीं आता, वो उसमें कॉन्टेस्ट कर सकता है क्या? नहीं। उसमें कॉम्पीट कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन 40% सीट में जो 60% के जो लोग आते हैं, जितना भी सबको, चाहे वो SC हो ST हो OBC हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, उसमें से सब लोग 40% सीट में भी आ सकते हैं, लेकिन 40% वाला 60% में नहीं जा सकता। मतलब ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, तो बहुत हाइट वाला डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। गलत है या नहीं है? 100% गलत है, 110% गलत है, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स कम बची है ना अनरिजर्व के लिए। तो अनरिजर्व की पॉपुलेशन कितनी है? कहीं ज्यादा है अनरिजर्व की पॉपुलेशन, कहीं गुना ज्यादा है, नॉट ज्यादा बट कहीं गुना ज्यादा। अब अपन हम ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसमें इश्यूज क्या है, उससे फायदा हो रहा या नहीं हो रहा। जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उसने OBC सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC के ऊपर वो कमीशन बैठा था, तो उसने उसका डाटे को, जस्टिस रोहिणी कमीशन ने OBC का जो सब कैटेगराइजेशन के लिए बैठे हुए थे, कंस्टिट्यूट की थी कमेटी, तो उसके ऊपर उसने बताया वो डाटा रिपोर्ट कमीशन ने 97% ऑफ
सेंट्रल ओबीसी कोटा 97% जो है सेंट्रल का ओबीसी का जो कोटा है, ये सेंट्रल का क्या हो, स्टेट का नहीं किया, सिर्फ सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल एजुकेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया। तो 90% ऑफ द सेंट्रल ओबीसी कोटा बेनिफिट सिर्फ 25% को जाता, मतलब 97%, 97%, 97% जो ओबीसी कोटा का जो बेनिफिट है, ओबीसी के कितने परसेंट को जा रहा है, वो सिर्फ 25% को, सिर्फ 25% को, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो रहा पूरा बेनिफिट एक ही जगह। उसके अलावा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कमेटी का फाइंडिंग, दूसरी फाइंडिंग ये है कमेटी की, 37% जो कम्युनिटी है ओबीसी के, उसका 0% रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, और एडमिशन जो है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें 0% रिप्रेजेंटेशन है। मतलब दो डाटा देखो आप, पहला डाटा क्या बोलता है, 97% जो ओबीसी का जो कोटा का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है 97%, उसमें का सिर्फ 25% वर्ग फायदा उठा रहे हैं। और दूसरा डाटा बताता 37% जो ओबीसी के कम्युनिटी है उनका 0% रिप्रेजेंटेशन है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अब बताओ सही से रिजर्वेशन सिमेट्री है क्या? असिमेट्री है, रिजर्वेशन के अंदर भी असिमेट्री है पूरी, मतलब जिसको रिजर्वेशन मिलना उसको मिल नहीं रहा एक्चुअल में। अरे 97% रिजर्वेशन अगर तुमसे 25% को दे रहे तो बाकी 75% कहाँ जाएंगे फिर? दूसरा रिजर्वेशन में प्रॉब्लम ये है, अपना रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड बन गया, क्लास बेस्ड नहीं रहा, जबकि ओरिजिनली उसको क्लास बेस्ड किया था। क्या किया था? क्लास बेस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा इसको क्लास बेस्ड रखेंगे, बट ये बन गया कास्ट बेस्ड। क्लास बेस्ड और कास्ट बेस्ड में फर्क क्या है? क्लास यानी होता कि एक पिछड़ा हुआ वर्ग उसके हिसाब से डिसाइड कर रहा था, और अभी क्या हो गया, जाति के भरोसे पर रिजर्वेशन डिसाइड हो रहा। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब रिजर्वेशन के ऊपर सही से अपना रिजल्ट आउटकम नहीं निकल रहा है, रिजर्वेशन देने के बावजूद भी अभी तक आउटकम क्यों नहीं है? जैसे असिमेट्री ऑफ रिजर्वेशन, असिमेट्री ऑफ रिजर्वेशन बोलते हैं उसको, बराबर है? सिमेट्री है क्या? असिमेट्री है। अब देखो क्या इंडिया को सच में रिजर्वेशन की जरूरत है, ये क्वेश्चन है। देखो अगर अपन कंसिडर करें पहले की जो परिस्थिति इंडिया में हुई है, जितना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सोशल ऑपरेशन हुआ है, आज भी अभी भी सोशल ऑपरेशन हो रहा। अगर आप देखोगे खप पंचायत, कास्ट बेस्ड पंचायत रहती कि कुछ कास्ट के डोमिनेंट लोग उस गांव के खप के हेड रहते, उसके बाद में खप पंचायत के हेड रहते, उसके हरियाणा नदर्न इंडिया में आप देखोगे तो ज्यादा दिखेंगे आपको। इवन दूसरी भी जगह आप देखोगे तो कुछ गांव में कुछ कम्युनिटी के लोग ही हेड रहते, दूसरे लोगों को हेड होने का मौका मिलता है क्या? नहीं। कुछ गांव में अगर आज भी देखोगे तो भले ही कितना भी रिजर्वेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आज भी कास्टिज्म परसिस्ट है। तो इसको नजर रखते हुए सोशल ऑपरेशन से बचने के लिए रिजर्वेशन की तो आज भी जरूरत थोड़ी बहुत है, लेकिन एक लिमिट से, कुछ बातें ध्यान में रखते हुए उसको सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इंपैक्ट क्या हो रहा है, इंप्लीकेशंस क्या हो रहा है, हम उसके दोनों साइड देखेंगे, एक ब्राइटर साइड और एक डार्कर साइड। ठीक है, अगर हम ब्राइटर साइड देखें तो हम उसमें देखेंगे पहला कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड देता। क्योंकि देखो हिस्टोरिकली इंजस्टिस जो हुई है, जो सबके साथ में भेदभाव हुआ है, सोशल ऑपरेशन हुआ है, कई कास्ट को इंटेंशनली डेलिबरेटली आगे नहीं आने देते, तो इसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो लाना जरूरी है। क्योंकि ये फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते, इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। एक कास्ट का वर्ग दूसरे कास्ट को अपोज करता है, एक कास्ट अपने कास्ट वाले को फेवर करता है। लोग आजकल एक में के नेचर के हिसाब से डिसाइड नहीं करते कि यार ये इंसान मेरा दोस्त रहना चाहिए, ये मेरा दुश्मन रहना चाहिए। लोग डिसाइड करते कास्ट के बेसिस पे कि ये मेरा दोस्त रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये मेरा संबंध में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आज भी ये परिस्थिति है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। पहला पॉइंट। देखो किसको भी जज करने के पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ही तुम जज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं यूपीएससी के एग्जाम को, दो बंदे हैं, एक बंदे के पीछे बहुत ज्यादा गाइडेंस है, मेंटर है, सब कुछ है उसके पास में, अच्छी क्लास है, मेंटर है, सब गाइडेंस मिल रहा है उसको, क्या करना क्या नहीं करना सब कुछ मिल रहा है। और एक बंदा है उसके पास उतना ही जोश है, उतना ही जुनून है, लेकिन उसको कोई गाइडेंस नहीं है, उसके पास में पैसे भी नहीं है कुछ करने के लिए, कहीं जाके क्लास ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है, दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बॉटल नेक्स है, फाइनेंशियल बॉटल नेक्स है, सभी दिक्कत। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? 100% नहीं है। कोई रेस है, एक बंदा पूरा फिट है, एक बंदे के पैर में लगा हुआ है, और दोनों की तुम रेस करा रहे, तो वो इक्वल रेस है क्या?
नहीं है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब बोलते हैं? जब सब एक लाइन में है और वहां से दौड़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा लाने के लिए बराबर रिजर्वेशन की जरूरत है। तीसरा देखेंगे तो हम, जैसा मैंने बताया कि बायसनेस बहुत ज्यादा है अभी भी, चाहे आप वुमेन्स के लिए लो, चाहे आप दलित क्लास के लिए लो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे लो, बायसनेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पंचायत पति का कॉन्सेप्ट, भले ही वुमन के लिए रिजर्वेशन है, पर आज भी वुमन को रिजर्वेशन रह के भी फायदा है क्या? नहीं है। उनका पति उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाते हैं। पंचायत पति का एक कॉन्सेप्ट है कि भले औरत कहीं की नगर सेविका रहेंगी, वो कहीं की सरपंच, औरत कहीं की सरपंच रहेंगी कोई पंचायत की, लेकिन उसका पति उसका पूरा रोल एक्सरसाइज करता, सिर्फ उसके साइन देने के लिए वहां चल जाता। फायदा है फिर रिजर्वेशन का। कई जगह आज भी अगर आप देखो, मतलब वुमन को आज भी उनका कितना कैपेबल नहीं समझा गया, तो ये इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है उनको भी। दूसरी बात कि कई जगह रेसिडेंशियल कॉलोनी देखो, सिर्फ कास्ट के भरोसे पे, रिलीजन के भरोसे पे वो पूरे रेसिडेंशियल कॉलोनी रहती पूरी की पूरी, वो रिलीजन के, वो कास्ट के लोग ही पर्टिकुलर रहते हैं। कई जगह किसी को जाना है तो वो बोलते भाई इधर कौन से वाले लोग ज्यादा रहते हैं, लोग ये सोचते हैं घर लेने के पहले। ऐसी परिस्थिति है। तो इतना ज्यादा बायसनेस मद्देनजर रखते हुए थोड़ा रिजर्वेशन की जरूरत है। अब हम देखेंगे डार्कर साइड क्या है रिजर्वेशन की। एग्रेशन बढ़ रहा लोगों में रिजर्वेशन के खिलाफ। क्या हो रहा, कोई एक कॉम्पिटेंट बंदा अगर कोई पीछे रह जाता रिजर्वेशन की वजह से, तो उसका क्या बनता? एग्रेशन। कि उसको लगता है कि यार इनको रिजर्वेशन है, हमारे को रिजर्वेशन नहीं है, हमारे साथ पे नाइंसाफी हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है? एग्रेशन बढ़ रहा। बराबर है। फीलिंग ऑफ एनमिटी, दुश्मनी की भावना बढ़ रही, द्वेष की भावना बढ़ रही। एक दूसरा, इससे क्या हो रहा? सोसाइटी में डिविजन्स बन रहे हैं, सोसाइटी डिवाइड हो रही। तीसरा क्या है? कास्टिज्म की भावनाएं कम नहीं हो रही और बढ़ रही। जबकि ऐसा सोचा गया था कि कास्टिज्म रिजर्वेशन से कम होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है जब से रिजर्वेशन आ गया है, उससे पहले जितना कास्टिज्म था, अभी उससे ज्यादा कास्टिज्म और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन होने की वजह से ऐसा आइडेंटिफाई होती है, ये क्लास को रिजर्वेशन है, इसको रिजर्वेशन है, तो मन में और कास्टिज्म की फीलिंग, नोशन जो है कास्टिज्म का और ज्यादा बढ़ गया है। चौथी बात, इसको पॉलिटिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जा रहा। पॉलिटिशियंस अपने कैलकुलेशंस करते, इसको इतना रिजर्वेशन दो, इतना इसके इतना वोट यहां से मिलेगा, इतना रिजर्वेशन यहां से इतना वोट मिलेगा, ये कास्ट का वोट इतना, ये रिलीजन का वोट इतना है, उस हिसाब से रिजर्वेशन डिसाइड हो रहा। तो पॉलिटिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहा है ये सब। जो बैकवर्ड क्लास है, चाहे वो एसटी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या और कोई भी हो, उसमें उनकी जो इलीट क्लास है, जो बाहुबली टाइप लोग है, जो डोमिनेंट क्लास है, जो पैसे से रिच है, वो लोग ज्यादा फायदा ले रहे हैं जो पिछड़े वर्ग है उनसे ज्यादा रिजर्वेशन में। ये बात सच है या झूठ है? सच है। जिसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन का बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा, और जो एलिट क्लास है उनको ज्यादा मिल रहा। छठवां पॉइंट है अगेंस्ट मेरिटोक्रेसी। अगर आप देखोगे तो ये मेरिट के अगेंस्ट सिस्टम है या नहीं है? है, एक्चुअल में है ये। क्योंकि क्या होता, कोई इंसान ज्यादा कॉम्पिटेंट, ज्यादा कैपेबल रहने के बावजूद उससे जो कम कैपेबल है एकेडमिक में, वो इंसान उसको ओवरटेक कर लेगा। तो वो सही बात है, तो उसको तो गलत लगेगा। इनफैक्ट एक सोसाइटी का भी नुकसान होता, कंट्री का भी नुकसान होता है। एक जो ज्यादा कैपेबल बंदा है वो सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता रिजर्वेशन की वजह से, क्योंकि वो पीछे रह जाता। ब्राइटर और डार्कर साइड समझ में आई क्या? क्लैरिटी आई? अब हम ये देखेंगे करना क्या चाहिए। क्या लगता है आपको कि ऐसा रिजर्वेशन जो रख रहा है, देखो रिजर्वेशन की जरूरत भी हमने पहले बोले, लेकिन उसमें कुछ डार्कर साइड है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना चाहिए? पहली चीज, फिक्स टर्म यूज कर देना चाहिए कि रिजर्वेशन इतना फिक्स टर्म के लिए रहेगा। कहीं ना कहीं उसको रोकने की जरूरत है, आज नहीं तो कल, बट लेकिन भले ज्यादा टाइम के लिए रखो, लेकिन एक फिक्स टर्म करने की जरूरत है, ताकि उसका पॉलिटिकली एडवांटेज ना ले। नहीं तो इलेक्शन आए फिर बढ़ा दे रहे, तो कोई पॉइंट है क्या? नहीं। कहीं ना कहीं फिक्स टर्म रहना जरूरी है रिजर्वेशन के लिए। दूसरा है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एक्शन। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एक्शन यानी डाटा के साथ में, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के साथ में, कमेटी के रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्शंस लेना चाहिए। अपने हिसाब से नहीं कि भाई अपने को क्या लग रहा, पॉलिटिकली फायदा इससे हो रहा, वो ऐसा डिसीजन लो, ऐसा लेना चाहिए कि नहीं, डाटा के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से। तीसरा, कुछ इंस्टीट्यूशन से दूसरे कंट्री में हम उनका अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है यूएस का, और यूनाइटेड किंगडम में भी एक ऐसा कमीशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। तो उसमें वो क्या करता,
इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले डाटा निकालते हैं, वो कमीशन पूरा डाटा निकालता। जैसा फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक कास्ट है कि किसी को देने का है रिजर्वेशन, तो उसके बारे में पूरा डाटा निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से कस्टमाइज कैसा पॉलिसी को करना, उसके हिसाब से वो डिसीजंस लेते कि भाई इसमें इतना इतना रिजर्वेशन दो, इसमें ऐसा करो। फिर आर्टिकल 335 को याद रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। उसने क्या बोला है, रिजर्वेशन दो बट इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर उससे इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्रोमाइज हो रहा, अगर उससे निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के इफिशियंसी पे, तो वो रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। जेन्युइनली जिसको जरूरत है उसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्रॉपर फिल्टरिंग प्रोसेस रहना चाहिए, मतलब जिसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं उनको फिल्टर आउट कर देना चाहिए, और जिसको जरूरत है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट इसलिए जरूरी है, अगर एजुकेशनल एम्पावरमेंट देंगे तो अगर सेक्शन अपलिफ्ट होगा, अगर सेक्शन अपलिफ्ट होगा तो उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपवर्ड ट्रेंड में आ जाएगा। मैं एक अपना ओपिनियन बता के होता था, कुछ प्रिविलेजेस ऐसे नहीं देना चाहिए कि कुछ खुद को प्रिविलेजेस ऐसे नहीं रहना चाहिए कि खुद कुछ लोगों का फायदा हो रहा, कुछ सेक्शंस का फायदा हो रहा और कुछ लोगों का उससे नुकसान हो रहा। मतलब कुछ लोगों के फायदे के लिए दूसरे के नुकसान की कीमत पे कुछ लोगों का फायदा करना सही बात है क्या? नहीं, विन विन सिचुएशन रहना चाहिए। इस क्लास का भी फायदा होना चाहिए, उस क्लास का भी फायदा होना चाहिए। तो रिजर्वेशन को रिग्रेसिव मेजर बोल के नहीं, प्रोग्रेसिव मेजर बोल के डिजाइन करना चाहिए, बराबर है? क्योंकि क्या होगा, ओवरऑल कंट्री का नुकसान होगा। अगर आप कुछ सेक्शंस के लिए कुछ सेक्शन का नुकसान करके अगर आप कुछ सेक्शन का फायदा करोगे तो ओवरऑल सोसाइटी का नुकसान होगा। मतलब एक कहीं ना कहीं सेक्शन पीछे जा रहा है उससे, तो अपने को ऐसा करना है, एक सेक्शन को तो उठाना है और दूसरे सेक्शन को भी नीचे नहीं जाने देना है। तो मतलब एक सेक्शन को रिजर्वेशन देते हुए, एक सेक्शन के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेते हुए दूसरे सेक्शन के बारे में भी सोचने की जरूरत है, बराबर है? उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन। देखो, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सबसे बड़ा हाथ था रिजर्वेशन लाने में। उन्हीं की इच्छा थी कि रिजर्वेशन आएगा तो बढ़ेगा, लेकिन उन्हीं की वो भी इच्छा थी कि सिर्फ 10 साल रिजर्वेशन रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि खुद लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए क्लास, ताकि उनको आगे जाके रिजर्वेशन के लिए हाथ पर ना जोड़ना पड़े कि हमारे को रिजर्वेशन दो, हमारे को रिजर्वेशन, या पॉलिटिकल क्लास उसका फायदा ना उठा पाए, इसलिए वो ये चाहते थे। आज अगर बाबा साहब आंबेडकर रहते तो उनको तकलीफ होती थी ये देख के कि आज भी रिजर्वेशन की जरूरत हमारे इंडिया में है। आज भी उन्होंने जो रिजर्वेशन मकसद के लिए लाने के लिए जितना पीछे पड़ा, उसका कुछ अलग ही पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फायदा उठाया जा रहा। रिजर्वेशन इनफैक्ट वहां तक के सीमित नहीं, SC ST, आज OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक के पहुंच गया रिजर्वेशन। मतलब रिजर्वेशन कम नहीं हो रहा, डे बाय डे रिजर्वेशन बढ़ रहा है। आज 70 साल देश की आजादी को हो गए, लेकिन रिजर्वेशन की डिमांड कम होने के बजाय बढ़ रही है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को देख के तकलीफ होती थी आज अगर